हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल स्टार्ट किया था, तो गैल्वेनिक सेल में हमने जो चीजें पढ़ ली थी उसके आगे से आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्वेश्चन में कैसे रिप्रेजेंटेशन आता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो मैंने तुम्हें उसे ड्रॉ करने का तरीका बता दिया था, इजी फॉर्म बता दिया था कि क्या कैसे किधर होगा, किधर लेफ्ट में क्या होगा और राइट में क्या क्या चीजें होंगी। तो उस फॉर्म में हम उसे सेट कर लेते हैं। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में हम गैल्वेनिक सेल को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अपना एनोड, जो कि कहां होता है, और एनोड कैसा पोल होता है, नेगेटिव। और ये होता है कैथोड। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम सॉल्ट ब्रिज को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डबल लाइन होगी तो आप उसे बोलोगे सॉल्ट ब्रिज। और दो चीजों की स्टेट को अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखो जो लेफ्ट है एनोड, इस पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो हम किसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम सॉलिड से वो कन्वर्ट हो रहा है एम प्लस एल एक्वस। ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है एम से एम प्लस एन। और यहां पे क्या होगा, यहां पे रिडक्शन होगा, तो यहां पे कोई m प्लस एन एक्वस कन्वर्ट हो रहा होगा m सॉलिड में। तो ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हो जाता है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो यही सारी चीजें कल हमने देखी थी सेल में। भाई एनोड नेगेटिव, वहां पे क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, कोई मेटल m से m प्लस एन में कन्वर्ट हो रहा था। ये क्या था कैथोड, पॉजिटिव, m प्लस एन वापस m में कन्वर्ट हो रहा था यहाँ पे। और जो ये डबल लाइन बीच में ली गई है इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सॉल्ट ब्रिज। यानी ये दो सोल्यूशन आपस में सेपरेट है या फिर आपस में कंबाइन है विद सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कैसे होता है। ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में ये कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन था एक इजी फॉर्म में इसे याद करने के लिए कि गैल्वेनिक सेल कैसे सेट हुआ। अब अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से आता है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं Zn वाला ही क्वेश्चन ले लूं डैनियल सेल का। उसमें क्या प्रोसेस हो रही थी, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn प्लस 2 में जब वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और Cu प्लस 2 उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं तो ये बन जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, तो ये रिएक्शन क्या आएगी, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। और इसमें हमने बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन काटे वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी तुमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, तुमने वहां पे बैलेंसिंग सीखी है। बैलेंसिंग तुम करते थे, कैसे करते थे भाई, इन इलेक्ट्रॉन को कट करके इक्वल करके चार्ज इक्वल कर लेते थे, और चार्ज इक्वल करने के बाद दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन कट कर देते थे, और जो तुम्हारी नेट रिएक्शन आती थी वो तुम्हारी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन होती थी। ठीक है। अब देखो ये जो नंबर हम कट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन के, इसको हम बोलते हैं स्मॉल n। तो स्मॉल n की वैल्यू इस रिएक्शन में कितनी है, 2। अब ये स्मॉल n ना तो कोई n फैक्टर है, ना ही वैलेंसी है, ना ही कुछ और है। n को आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड इन बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यानी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में जो आप इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हो वो यहां पे n है। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मान लो ये क्वेश्चन उसको देना होता तो ये क्वेश्चन कैसे वो रिप्रेजेंट करके देता, तो देखो वो क्वेश्चन कैसे देता, वो ऐसे देता। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर देता। ये क्वेश्चन हमने लिया अब अगर इसी पे कोई क्वेश्चन बनना होता तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता वो देखो। तो देखो क्वेश्चन में कैसे दिया होता भाई, एक चीज तो आप लोग क्लियर कर लो, लेफ्ट और राइट का सीन। देखो गैल्वेनिक सेल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीजें लेफ्ट में चली जाएंगी। अगर तुमने गैल्वेनिक सेल के सेटअप को थोड़ा भी चेंज किया
कि जो लेफ्ट में था उसे तुमने राइट में भेज दिया और जो राइट में था उसे तुमने लेफ्ट में भेज दिया, तो सेल का ईएमएफ रिवर्स हो जाएगा। पहली बात तो सेल वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए उसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और जिसका रिडक्शन होना चाहिए उसी का रिडक्शन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट में होता है, रिडक्शन हमेशा राइट में होता है, ये चीजें फिक्स हैं। इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इन सब चीजों को बताया था। तो वहां से थोड़ा सा आप लोग क्लियर रहना कि जो चीजें फिक्स है उनको आप बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज लेफ्ट में होगा और रिडक्शन ऑलवेज राइट में होगा। तो ऑक्सीडेशन वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे Zn से Zn+2। फिर क्वेश्चन में ऐसे सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन आएगा और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, सपोज 1 मोलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज आएगा, सॉल्ट ब्रिज के बाद यहाँ पे लिखा होगा Cu+2 से Cu, इसकी भी कंसेंट्रेशन हम 1 मोलर मान लेते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको देखते ही समझ जाना। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है, ये पार्ट है लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है। इसको कैसे पढ़ोगे, जैसे कहीं पे लिखा है Zn+2, तो तुम इसको सीधा पढ़ोगे Zn2 और जब तुम इस प्रोसेस को करने जाओगे तो देखो Zn2 का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड पे Zn है और प्रोडक्ट साइड पे Zn+2 है। तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है या रिडक्शन दिखा रहा है। जैसे ये दिया हुआ है Cu+2 से Cu, तो हम क्या बोलेंगे Cu+2 to Cu, रिएक्शन क्या होगी, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इस टाइप से हम शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शंस लेते हैं जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हो। तो ये क्या है, ये आपका राइट पार्ट है और यहां पे हो रहा है रिडक्शन, तो ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। राइट में ऑलवेज रिडक्शन होगा, लेफ्ट में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो डबल लाइन है बीच में, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, जैसे मैंने भी डायग्राम में बनाया था। तो ये जो डबल लाइन है इस टाइप से सेपरेट किया रहेगा, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये होगा सॉल्ट ब्रिज। तो ये है किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी क्वेश्चन में अगर सेल रिप्रेजेंट किया होगा गैल्वेनिक सेल, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया होगा। लेफ्ट वाले पार्ट में वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा, राइट वाले पार्ट में रिडक्शन दिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये होगी रिप्रेजेंटेशन की बात। अब मैंने कल आपको E0 सेल या ई सेल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो उस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी जो हम रिप्रेजेंट करते थे ई सेल, उसका फुल फॉर्म होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव force which is developed by charge difference between anode and cathode, ठीक है। EMF ऑफ द सेल या ई सेल क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज डेवलप्ड बाय चार्ज डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड आपका नेगेटिव है, कैथोड आपका पॉजिटिव है। तो यहां पे उनके चार्ज डिफरेंस से जो आपका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो आपका होता है EMF। ठीक, अब देखो ई सेल के, मैंने आपको बताया था कि ई सेल हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस है, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे मैं सिंपल सी बात है, यहां पे पहले मैं क्या ले लेता हूं, मैंने वही सेल ले लिया Zn से Zn+2, सॉल्ट ब्रिज Cu+2 से Cu। जब भी दो स्टेट को आपको सेपरेट करना होगा आप सिंगल लाइन से सेपरेट करोगे,
दो हाफ सेल को सेपरेट करना होगा, आप सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करोगे। वैसे यहाँ पे देख लो दो स्टेट है, ये किस फॉर्म में होगा एक्वस, और ये किस फॉर्म में होगा सॉलिड, ये सॉलिड ये एक्वस। तो सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ। तो ये अपना एक सेल है जिसका नाम है डैनियल सेल, Zn और कॉपर सेल, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है भाई। ये क्या है, एनोड लेफ्ट, सॉल्ट ब्रिज राइट। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर वो डाटा देता तो क्या देता, E Zn से Zn+2 देता, जिसको मैं बोलता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा वो देता E Cu+2 से Cu, जिसको मैं बोलता रिडक्शन पोटेंशियल, ये देता। अब इससे अगर मुझे ई सेल कैलकुलेट करना होता, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बोला है कि ये दोनों वैल्यू वो दे रहा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी वो तुम्हें दे रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल भी वो तुम्हें दे रहा है। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो क्या हो जाएगा, ई ओपी प्लस ई आरपी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये ई सेल आपको मिल जाएगा, लेकिन ईएमएफ हाफ सेल्स के कैलकुलेटेड नहीं है। अगर क्वेश्चन तुम्हें कहीं से दे रहा है, इसका मतलब उसने कैलकुलेट करके तुम्हें दिया है, वरना तुम्हारे पास जो कैलकुलेटेड डाटा है वो ई नॉट का है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल तुम्हारा कैलकुलेटेड है, ईएमएफ ऑफ द सेल तुम्हारा कैलकुलेटेड नहीं है। अब यही चीज अगर मैं ई नॉट के फॉर्म में लेता, देखो पहले हमने ई सेल लिया, अब सपोज करो ये वैल्यू ई नॉट की दी होती, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 0.76 वोल्ट, और इसकी कितनी है 0.34 वोल्ट। इन दोनों की वैल्यू है, नहीं तो अपने बुक में जाना पीछे देख लेना, और जब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो इस चैप्टर में कंफ्यूज मत होना। ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन आपको हर बार देगा, आपको कहीं पे याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुक उठाना, वहां पे जाके देखना, आपको एक सीरीज दिख रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, उस सीरीज में जाना, उस सीरीज में कुछ वैल्यूज दी होंगी सबसे ऊपर, और उसमें एक चीज और नोटिस कर लेना कि वो वैल्यू जो है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रखी गई है, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक्चुअल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेटेड लेते हैं वो सब रिडक्शन पोटेंशियल होता है, भले कोई ऑक्सीडेशन कर रहा हो भले कोई रिडक्शन कर रहा हो, लेकिन वैल्यूज सिर्फ एक फॉर्मेट में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। तो वो अभी मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे वैल्यूज चेंज होती है, सारी चीजें मैं अभी तुम्हें बता दूंगा, तो उसका टेंशन छोड़ दो। अब ये ई नॉट के फॉर्म में दिया रहता, तो ई नॉट सेल क्या हो जाता, ई नॉट सेल हो जाता ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी। ओपी कितना है 0.76, आरपी कितना है 0.34, इसका आंसर आ जाता 1.10 वोल्ट, इतना आ जाता, ठीक है। बट अब ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट था, एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि हमने दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दिया। बट सपोज करो, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बोली कि क्वेश्चन में वैल्यूज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। अब अगर दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे जो 0.76 है ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, बट अगर ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होता तो वैल्यू में क्या चेंज होता और कैसे चेंज होता उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो एक बार ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी नोटिस करके चलो, यहाँ पे मैंने दो पोटेंशियल लिखे हैं तुम्हारे सामने और दोनों अलग अलग है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब किसी के रिड्यूस करने की टेंडेंसी, ये सिंपल सी बात है। तो दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अपोजिट है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा है, तो ये सेम तो हो नहीं सकते। तो इसी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि इनको कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसे रफ कर देता एक बार, और ये दो वैल्यू भी अपन लेके चलेंगे क्योंकि यही सेल हमने पढ़ा था, और वैल्यू तो बाद में तुम्हें सारी की सारी तुम्हें क्वेश्चन अपने आप देता रहेगा जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई भी वैल्यू तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ई नॉट की एक भी वैल्यू। अब जनरली क्या है, Zn और Cu की वैल्यू बार बार सामने आ रही है, तो जो भी स्टूडेंट समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कॉमन क्वेश्चन बन रहा है लाइक सिल्वर का हो गया, निकल का हो गया, कॉपर, जिंक, तो आयरन, इन सब की वैल्यू वो याद कर लेते हैं। अब यार 10 वैल्यू अगर तुम्हारे सामने, तुम्हारे हर क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है
कि ये कॉमन वैल्यूज पे कॉमन सेल आ रहे हैं, तो तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं कर सकते ना, तुम्हें पता है कैलकुलेशन इसका नहीं है, बट तुम उसे याद तो कर सकते हो। तो वो तुम्हें याद करना हो तो करना, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि जब क्वेश्चन नॉर्मल वैल्यू पे हो, जैसे Zn और Cu का क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन तुम्हें कभी वैल्यू देगा नहीं, दे भी सकता है और नहीं भी देगा, क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल है, तुम्हारा पहला एग्जांपल है। जो तुमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा उसमें हर बुक में जो एग्जांपल है वो Zn और Cu सेल का ही है, तो वो वैल्यू वो जहां तक तुम्हें नहीं देगा। बट छोड़ो इस बात को, तुम नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। अब देखिए, मैंने तुम्हें बताया कि अगर E नॉट Zn से Zn+2 दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल सी चीज है। E नॉट Zn से, अब मैं E नहीं लिख रहा तो ये इसका मतलब ये नहीं कि E के लिए वैलिड नहीं है, E और E नॉट के लिए सेम ही है, लेकिन E हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई हम E को लेके नहीं चल रहे। बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा मैं। E नॉट Zn से Zn+2 ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है x, हमें पता है वैल्यू, उसके बाद भी, या फिर चलो छोड़ो, हम वैल्यू ले लेते हैं 0.76 वोल्ट, ले लिया मैंने E नॉट। अब अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंट, ये तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर मुझे इसी को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लेना होता तो मैं क्या करता, Zn+2 से Zn लिखता इसको, और Zn+2 से Zn लिखता तो ये बन जाता रिडक्शन पोटेंशियल। तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जो वैल्यू पॉजिटिव थी वही वैल्यू अब निगेटिव हो जाएगी, तो ये 0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, यहां पे इस बात को बहुत अच्छे से समझना और अच्छे से देखना। क्वेश्चन कभी भी ये फॉर्मेट में वैल्यू नहीं देता, बहुत रेयर होगा जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो तुम्हें देगा, ठीक है, बहुत ही रेयर होगा। जब भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा यही वैल्यू कंटेन करते हैं, यानी ऑलवेज सबका रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेबल में जाओ और देखो, ऊपर साफ साफ लिखा होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पूरी वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी E नॉट के फॉर्म में, और सारी की सारी वैल्यू रिडक्शन फॉर्म में ही होंगी। वहां पे ऐसा नहीं कि आधी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, आधी रिडक्शन पोटेंशियल में। भले जिंक भी होगा तो जिंक भी रिडक्शन पोटेंशियल में यही वैल्यू कंटेन कर रहा होगा, -0.76, ना कि +0.76। ये चीज क्लियर हो गई। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है और उसका रिप्रेजेंटेशन, हम यहां पे रिप्रेजेंटेशन को पहले फील करो, पहले था Zn से Zn+2, तो भाई ये तो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को, लेकिन यहां पे उसने रिवर्स करके इसको कर दिया Zn+2 से Zn, यानी कि भले ही आपका सेल में जिंक ऑक्सीडेशन दिखा रहा हो, इस चीज को क्लियर करना, भले ही सेल में आपका जिंक ऑक्सीडेशन दिखा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन उसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारे सामने रखेगा। अब तुम वैल्यू लेने के बाद कैसे सॉल्व करोगे तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये E नॉट Zn+2 से Zn की वैल्यू दे दी, और कॉपर तो तुम्हारा दिखाता है ये रिडक्शन, तो उसकी वैल्यू भी इस फॉर्मेट में वो देके रहेगा, जो कि होगी 0.36 वोल्ट। अब इस केस में जब दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, ऊपर वाले को मैं हटा देता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, कंफ्यूज मत होना, 3 वैल्यू हम नहीं लेके चल रहे हैं। अब देखो, क्या दोनों सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। अब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो E नॉट सेल कैसे निकाले, तो E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, या फिर E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। अब E नॉट रिडक्शन कितना है 0.36, माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन कितना है -0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1.10 वोल्ट। अब दोनों फॉर्मूले से वैल्यू चेंज हुई क्या, नहीं चेंज हुई, क्योंकि भाई उसमें देखो, अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ समझा देता तो थोड़ा सा यार यहाँ पे क्या है ना, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और ये चीज अगर क्लियर हो गई तो तुम्हारे पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये हमें समझना होता है, ठीक है। अब मैं वापस से इसी क्वेश्चन को दूसरा, जो मैंने पहले फॉर्मूला करवाया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, उससे कराता हूं। वहां पे वैल्यू कैसे दी रहती थी, E नॉट Zn से Zn+2
0.76 वोल्ट, और ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट। मे बी ये वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, शायद 0.74 या 0.36 होगा, देख लेना वो तुम, ठीक है। चलिए इतनी सी चीज होगी। अब मैंने इसको 7.4 ही ले रहा हूं तो 7.4 ही ले रहा हूं। चलो रिवर्स कर दिया ना अपन ने। ये वैल्यू थोड़ा सा मुझसे ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हमें दे ही देता है, थोड़ा सा इसको देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। सेल का ईएमएफ 1.10 वोल्ट है, फर्क पड़ता है बट अभी हम समझ रहे हैं तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम परफेक्ट वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों डिजिट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, छोड़ो, ये चीज हो गई। अब ई नॉट, यहां पे देखो सेल कैसे रिप्रेजेंट था, दोनों सेम टाइप से दिए हुए थे, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए हुए थे। जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए रहेंगे तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये। देखो राइट का मतलब क्या होता है, अभी अब तुमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, राइट में क्या होता है, राइट में रिडक्शन होता था, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी रिडक्शन कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी। और लेफ्ट में कौन होता था, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता था, जो भी ऑक्सीडेशन कर रहा है उसकी वैल्यू होगी। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए। बट यहां पे तो ऐसा नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। यहां देखो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रिडक्शन के फॉर्म में दिया हुआ, यानी दोनों जैसी प्रोसेस है वैसा का वैसा उसने तुम्हें दे दिया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम चाहे दोनों को कैसे भी ऐड कर दो बस। तो ये तुम्हारा ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे, इसको भाई अच्छे से क्लियर कर लो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेम फॉर्मेट में वैल्यू दी होगी, यानी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए रहेंगे, तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, और यही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि सारी वैल्यूज इसी फॉर्म में दी रहती है रिडक्शन पोटेंशियल के। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, यानी दोनों पोटेंशियल को सीधा सीधा ऐड कर दोगे। अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा हुआ है, तो यार देखो फिर तो मतलब इसका मतलब रेडॉक्स तुम्हारे ऊपर से गया है। क्योंकि अगर तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि Zn से Zn+2 का मतलब क्या है, Cu+2 से Cu का मतलब क्या है, तो तुम दोनों में डिफरेंस इजीली समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे दोनों सेम पैटर्न में दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों डिफरेंट पैटर्न में, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक ही फॉर्मेट की है, रिडक्शन पोटेंशियल है। चाहे वो जिंक की बात करूं तो जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो तुम इसको नोट बना के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इफ both values are given, if both values are given as reduction potential, then we use the formula for calculating स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां पे क्या लिख सकते हो, व्हेन बोथ द वैल्यूज आर गिवन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, देन वी एड बोथ द वैल्यू टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी उस केस में तुम दोनों वैल्यू को सीधा सीधा ऐड कर दोगे। तो ये था छोटा सा एग्जांपल कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलो एक बार मैं फिर से इसको समझा देता, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। हर बार तुम्हारे आंसर गलत आएंगे अगर तुम इस एक पॉइंट को नहीं समझ पाए। चलो सपोज करो कोई ए है, वो A+3 में कन्वर्ट हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और वहीं कोई B है, वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन तुम्हें दी गई है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर मैं इन दोनों सेल को, यानी इन दोनों, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जो हाफ रिएक्शंस हैं, इनको ऐड करूं तो ये क्या रिएक्शन बनेगी,
बी प्लस ए प्लस 3, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, क्योंकि हमने बैलेंसिंग में इलेक्ट्रॉन कितने कट किए 3। ठीक है, अब ये सेल तुम्हारे पास आ गया। अब तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, E नॉट ए से ए प्लस 3 विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और E नॉट बी प्लस 3 से बी, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। तो अब देखो, सपोज करो इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है y, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब दोनों वैल्यू कैसे दी हुई है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, ये रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा लेकिन आगे दूसरे मेथड से। अब अगर इस मेथड से हमको इस सेल का ईएमएफ चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि दोनों वैल्यूज किस फॉर्म में दी हुई है, तो दोनों अलग अलग फॉर्म है। तो हम क्या लिख देते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी एक्स प्लस वाई। सीधा सीधा हम ये कर देते और हमारी वैल्यू आ जाती। बट अगर यही वैल्यू जो यहां पे अलग अलग दी हुई थी, अगर दोनों सेम टाइप से रिप्रेजेंट की जाए, यानी ई नॉट ए प्लस 3 से ए गिवन होता, तो वैल्यू क्या हो जाती, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाता, और ई नॉट बी प्लस 3 से बी होता तो वैल्यू क्या हो जाती, वाई। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये है, ये तुम्हें क्लियर हो गया। यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि कौन रिडक्शन कर रहा था एक्चुअल में और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो रिडक्शन कौन कर रहा था, बी, यानी बी कहां होगा, राइट में, और ये कर रहा था ए ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये कहां होगा, लेफ्ट में। तो हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ई नॉट राइट क्या हो जाएगा, y, और ई नॉट लेफ्ट क्या हो जाएगा, x, तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पे भी आंसर y प्लस एक्स आ गया। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में था, और यहाँ पे दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हैं। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब दोनों वैल्यू सेम फॉर्मेट में होंगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और दोनों अलग अलग होंगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो होप आप लोग को यहां से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखो जितने भी बेसिक है ना उनको अच्छे से समझ लो, एक बार बेस क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। बेस क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस टच ही नहीं होंगे, बार बार तुम गलतियां करोगे। तो अगर नहीं समझ में आया ये पॉइंट तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो यही है इस ऑनलाइन क्लासेस में कि ये कंफर्म नहीं हो पाता कि तुम्हें चीजें समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है किसी पॉइंट पे ये नहीं क्लियर हुआ है तो तुम बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको वापस से किसी और मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, बट मेरे हिसाब से यहां से तुम बिल्कुल क्लियर हो गए होगे ये सारी चीजें समझ के कि कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब एक दो और बातें हैं वो भी बता देता। सपोज अब ये रिएक्शन हम लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई रिएक्शन ये दी होती, और देखो तुम्हें रिएक्शन नहीं भी दी हो तो तुम्हें मैंने बताया क्वेश्चन इसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता, क्वेश्चन इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता, यानी कि इसको ऐसे दिखा देता, ए से A+3 सॉल्ट ब्रिज, B+ से B। क्वेश्चन इस टाइप से तुम्हें रिप्रेजेंट कर देता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर क्वेश्चन से भी क्लियर नहीं होगा तो मैं तुम्हें एक मेथड दूंगा, एक ट्रिक दूंगा इजी सी, दो वैल्यू में तुम इजीली देख के बता दोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसका रिडक्शन। इसके बाद तुम्हें वही बता दूंगा डायरेक्टली कि अगर कोई भी दो वैल्यू तुम्हारे सामने दी हुई है, कोई भी दो हाफ सेल है और तुम्हें नहीं, अब जो क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल में दोनों दिए हुए हैं तो इसका मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वहां कैसे कंफर्म करें किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसका टेंशन छोड़ दो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते रहो कि मैं क्या बेसिक तुम्हारे क्लियर कर रहा हूं। क्योंकि एक बार बेस क्लियर हो गया फिर हम सीधा जंप करेंगे क्वेश्चंस पे और धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाएंगे
तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस यहां पे देखते जाओ। अब देखो ए प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, बट यहाँ पे तो बी पॉजिटिव है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो इस हाफ सेल का ईएमएफ मैंने बोल दिया ई नॉट इज इक्वल टू एक्स और इसका बोल दिया ई नॉट इज इक्वल टू वाई, ये मैंने बोल दिया, ठीक है, या फिर ई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये मैंने बोल दिया। अब क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और इस रिडॉक्स रिएक्शन को तुम्हें ऐड करना है, तो तुम इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि हमको इलेक्ट्रॉन कट करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन तो कट होंगे नहीं, तो तुम करोगे क्या, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे। अब इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3b प्लस a प्लस 3 प्लस 3b। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे भी 3 इंटू वाई, यानी ये वैल्यू भी 3 टाइम हो जाएगी। तो बस यही एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं। तुम रिएक्शन को कितने भी, इलेक्ट्रॉन को कट करने के लिए तुम रिएक्शन को कितनी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ईएमएफ पे। ईएमएफ की वैल्यू में वो कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे 3y कभी भी नहीं होगा, ये y ही रहेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था किसी भी हाफ सेल का जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया गया है 1 मोलर के लिए। अब तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां से तुम 3 टाइम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे उसके ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होगी और 1 मोलर के लिए होती है। सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने साफ साफ लिखी है। अब सिंपल सी बात है यार, अगर तुम उसमें उसकी वैल्यू को तुम ऊपर नीचे कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो, तो मैंने जो बात स्टार्टिंग में बोली थी कि ई सेल हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उसमें वो बात तो गलत हो जाती ना। फिर तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उस डिजिट का मल्टीप्लाई करके उसका ई निकाल लेते हैं, ई नॉट की वैल्यू में ई मल्टीप्लाई कर देते। सपोज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता और मेरे को ईएमएफ मिल जाता है स्टैंडर्ड ईएमएफ की जगह, क्योंकि ईएमएफ तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कैलकुलेटेड डाटा है और स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज पे कैलकुलेटेड है। तो ये चीज याद रखना कि अगर तुम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो मल्टीप्लाई इस वैल्यू में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारे सामने है कि ई नॉट इज इक्वल टू वाई, वो कब था, जब रिएक्शन थी बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बी, तब भी ये वैल्यू आई थी। और जब मैंने इसे बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी ये वैल्यू y ही है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ई नॉट और ई नॉट दिया हुआ है, तो ये जो ई नॉट माइनस एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और वैल्यू है माइनस, तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो कभी निगेटिव नहीं होता। हाइड्रोजन वहां पे रेफरेंस है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो सब रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो है वो सब ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखो भाई सबके में टेबल अलग अलग है, तो एक दिन में टेबल, अभी तो हमारे पास इतना टेबल का यूज हुआ नहीं है इसीलिए मैंने टेबल को छेड़ा नहीं है। अब इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको एक बार टेबल भी दिखा दूंगा, टेबल से भी समझा दूंगा, तो सबके में अलग अलग होगा, ठीक है। किसी में हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक दिन टेबल पे बात कर लूंगा। बस तुम यहां से रिप्रेजेंटेशन देखो। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है ई नॉट, वो किसका दिया हुआ है, वो बी प्लस से बी ही दिया होगा। तुमने तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया, बट वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बी प्लस से बी का है, ठीक है। अब यहां से अगर तुम्हें ई नॉट सेल निकालना होता, दोनों किस फॉर्म में, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है। ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में क्या है, राइट में होगा y, y माइनस माइनस प्लस x। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना कि अगर तुम रिएक्शन में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैल्यू भी 3 टाइम हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सेल का ईएमएफ कांस्टेंट वैल्यू है और वो कभी चेंज नहीं होगी, भले ही तुम सामने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब अगर ये ई नॉट इज इक्वल टू एक्स दिया होता तो हमें क्लियर हो जाता कि ये क्या दिया हुआ है, ई नॉट ए से
a+3 की वैल्यू दी हुई है x, क्योंकि ये E नॉट a+3 से a होता तो यही बन जाता -x। तो तुम यहां से एक रिलेशन सीधा सीधा निकाल सकते हो। क्या रिलेशन हो जाएगा? दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी जैसे ही तुम प्रोसेस को चेंज करोगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चले। जैसे मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें तुम्हें क्लियर ही ना हो कि कौन रिडक्शन कर पाएगा कौन ऑक्सीडेशन कर पाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये ट्रिक याद रखना किसी भी सेल को 2 सेकंड में समझने के लिए कि इसमें कौन रिडक्शन कर रहा होगा और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। वरना क्या होता है कि हम डिपेंडेंट रहते हैं, जनरली सभी डिपेंडेंट रहते हैं सेल के रिप्रेजेंटेशन पे या फिर गिवन रेडॉक्स रिएक्शन पे, बट मैं तुम्हें उन चीजों पे डिपेंड रखूंगा ही नहीं। तुम किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कौन रिडक्शन कर रहा है यहाँ पे और कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। कैसे? देखो, जैसे सपोज कोई A है, A से A+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कोई B+2 है वो B में कन्वर्ट हो रहा है। ये है हमारे पास। तो हमें इस सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर दिया होता तो कैसे दिया होता? A से A+2 सॉल्ट ब्रिज, B+2 से B, ये दिया होता। या फिर हमें रिएक्शन दी होती सीधी सीधी, A से A+2+2 इलेक्ट्रॉन, B+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स B। अब ये दोनों चीज दी होती तो हमें समझ में आ जाता क्लियरली कि भाई किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। भाई यहां से क्लियर हो जाता कि A ऑक्सीडेशन कर रहा है क्योंकि लेफ्ट में रखा है, B रिडक्शन कर रहा है क्योंकि राइट में रखा है। बट अगर ये सारे रिप्रेजेंटेशन ना दिए हो और सिर्फ तुम्हें ऐसे बोल दे कि E नॉट A से A+2, E नॉट A+2 से A इज इक्वल टू -0.21 वोल्ट और E नॉट B+2 से B इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब अगर उसने दो वैल्यू इस टाइप से दे दी, सिर्फ वैल्यू दे दी, तो हम कैसे पता करें कि भाई किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? दोनों किस फॉर्म में? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो यहां पे कैसे क्लियर होगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा हाफ सेल रिडक्शन कर रहा है और कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडेशन कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है इस केस में, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो तुम्हें क्या करना है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लो। ये है -0.21 वोल्ट और ये है 0.34 वोल्ट। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो बड़ी वैल्यू है E नॉट B+2 से B, जो कि है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है। तो दो वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऑलवेज करेगी रिडक्शन। कभी भी ये चीज चेंज नहीं होगी, ये ट्रिक कभी भी चेंज नहीं होगी। ये चीज ध्यान रख लेना कि दोनों वैल्यू में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऑलवेज, क्यों भाई? दोनों क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी वैल्यू रिवर्स हो गई होगी, छोटी वैल्यू हो गई होगी, और जो रिडक्शन कर रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि उसका ही पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लियरली आप समझ के चलो कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो कर रहा होगा रिडक्शन और जो छोटी वैल्यू होगी वो करेगा ऑक्सीडेशन। तो भाई ये सारे बेस मैंने तुम्हें बता दिए, कैसे कैसे वैल्यूज को कंपेयर करना है, कैसे कैसे तुम्हें पता चलेगा कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें समझा दी। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसमें से कितनी चीजें समझ पाए और कितनी चीजें तुम्हारे ऊपर से निकल गई। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि सबको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है, बट मैं ये भी नहीं कहता कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। कोशिश करोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, इतनी टफ चीजें नहीं है। बट अगर कोशिश नहीं करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहां से तुम्हें एक डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए हो तो कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा हो। तब सपोज मैंने ये बात कर ली अभी तक रिडक्शन पोटेंशियल की, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता किसी भी टाइप का। लेकिन अब मैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी बात कर लेता हूं। कैसे? जैसे सपोज करो दोनों वैल्यू ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दी होती, A से A+2, तो ये वैल्यू हो जाती 0.21 वोल्ट। और अगर मैं B वाले को भी लेता, B से
B+2, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू रिवर्स हो जाती, -0.34 वोल्ट। अब दोनों किस फॉर्म में दिए हुए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो यहां से हमें क्लियर क्या होता, हम ये पता कर सकते थे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। हम क्या करते, दोनों वैल्यू को कंपेयर करते और जो बड़ी वैल्यू होती वो ऑक्सीडेशन करने लग जाती, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो रिडक्शन वाले की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे 0.21 वोल्ट आपकी बड़ी वैल्यू है तो वो ऑक्सीडेशन करेगी, और जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे वो रिडक्शन करेगी। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिया हुआ है तो बड़ी वैल्यू रिडक्शन करेगी, छोटी वैल्यू ऑक्सीडेशन करेगी। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जिससे कि तुम और क्लियर हो जाओ। चलिए मैं एक क्वेश्चन पहले लिख देता, टाइम वेस्ट होगा तो मैं वीडियो पॉज कर रहा, एक क्वेश्चन नोट करता और फिर अपन उसे सॉल्व करते। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई है उन सारी चीजों को माइंड में रख के चलेंगे। वैसे अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वापस में सारी चीजें रिवाइज करता हुआ ही चलूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल क्या दिया हुआ है, Na से Na+2 और Cu, यानी सेल कौन सा है यहाँ पे, निकेल कॉपर सेल, ठीक है। E0 दिया हुआ है तुम्हें Na+2 से, यानी ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकेल, और ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। दोनों वैल्यू सेम है, यानी दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है। तो हमें E0 सेल निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, E0 सेल इज इक्वल टू, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो यहां से तुम्हें दिख रहा है राइट में कौन है, Cu+2 से Cu, तो राइट वाली वैल्यू लिख दो Cu की 0.34 वोल्ट। लेफ्ट में कौन है, Na से Na+2, लेकिन वैल्यू किस, देखो यहाँ पे क्या है, सेल में रिप्रेजेंट किया गया है Na से Na+2, लेकिन यहां पे दिया है Na+2 से Na, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na -0.25 है, तो माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट कितना हो जाएगा, यानी इस सेल का जो ईएमएफ आया वो 0.59 वोल्ट आया, 0.59 वोल्ट, ठीक है। अब सपोज करो सिर्फ क्वेश्चन में ये चीज दे देता, ठीक है, सिर्फ ये चीज दे देता। अब इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से हमें सॉल्व करना होता। सपोज करो पहली चीज, दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो हम कैसे पता करते हैं, अब सेल का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे पता करते हैं दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, तो ये इसका हो रहा होगा रिडक्शन और इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां से तुम सीधे पता करके क्लियर कर सकते थे। अब तुम्हें और इजी करना है तो तुम क्या करो, दोनों वैल्यू को पॉजिटिव, दोनों वैल्यू को कन्वर्ट कर लो कि दोनों या तो पॉजिटिव बन जाए या दोनों निगेटिव बन जाए। तो दोनों को पॉजिटिव कर लेते हैं, कैसे, अगर मैं इस सेल का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देता तो ये वैल्यू हो जाती 0.25 वोल्ट, क्योंकि मैंने रिडक्शन पोटेंशियल से यहां पे दिखा रहा था Na+2 से Na रिडक्शन, मैंने इसको चेंज कर दिया Na से Na+2, तो वैल्यू चेंज हो गई, माइनस की प्लस हो गई, और दूसरी वैल्यू जिस फॉर्म में थी उस फॉर्म में ही रहने दो। E0 सेल निकालना था, अब पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, E0 OP प्लस E0 RP, 0.25 प्लस 0.34 विच इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट। अब देखो ये चीजें हैं, जब तुम एक एक चीज क्लियरली समझ के चलोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, तब तुम क्वेश्चन को किसी भी टाइप से सॉल्व कर लोगे इजी बना के, यानी कि दोनों वैल्यू को सेम फॉर्मेट में मैंने ले लिया, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और सीधा सीधा तुम्हारा कैलकुलेट होके आंसर आ गया E0 सेल का, ठीक है। तो तुम कैसे भी इसे सॉल्व कर लोगे अगर तुम्हारे पास सारी की सारी टेक्निक है, तुम सारी चीजों को समझ रहे हो कि सारी चीजें कैसे हुई हैं,
तो तुम कैसे भी सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया है तो फिर दिक्कतें जाएंगी, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता इसके, सिर्फ हमें पता होना चाहिए किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर इस रिप्रेजेंटेशन से, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से मुझे अगर रिएक्शन देनी होती कि भाई यहां पे कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं कैसे कैसे देखता इसको। सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि ये कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो मैं इसकी रिएक्शन क्या लिखता, Na से Na+2 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो मुझे यहां से क्लियर हो जाता है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट कर देते, N की वैल्यू आ जाती 2, Na+Cu+2 gives Na+2 Cu, तो ये हो गई इसकी रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कुछ भी दिया हो, चाहे रिएक्शन दी हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन दिया हो, चाहे वैल्यूज दी हो, तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और ईएमएफ सेल का कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सेल दिया हुआ है Zn से Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Pb+2 से Pb, ये सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें देख के समझ में आ गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी दी हुई है। अब जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, E0 Zn+2 से Zn, ये है -0.76 वोल्ट, और Pb+2 से Pb की वैल्यू कितनी है, E0 Pb+2 से Pb की वैल्यू है -0.126 वोल्ट। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे माइनस फॉर्म में है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिडक्शन यहां से तुम्हें सेल से पता चल गया कौन ऑक्सीडेशन, और अगर नहीं भी चलता दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होती, यही होती, तो इसका मतलब माइनस वैल्यू कंपेयर करते हैं, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू तो यही है ना यार, तो इसका मतलब यहाँ पे इजी है, इसका रिडक्शन हो रहा होगा। E0 सेल निकालना है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस E0 L, राइट में कौन है -0.126, माइनस माइनस प्लस 0.76, इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा EMF ऑफ द सेल आ जाता कितना 0.63। तो ये था क्वेश्चन, इस टाइप से होते हैं क्वेश्चंस किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब अगर तुम्हारे पास बुक हो तो एक बार अपनी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज देख लेना कि E0 के फॉर्म में है, और ऊपर साफ साफ लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बार इतनी सी चीज चेक कर लेना, और वहां पे तुम अगर उस सेल को, हाफ सेल को अगर तुम रिवर्स करोगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, Zn से Zn+2 था, Zn+2 से Zn करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वहां पे तुम किसी भी सेल को अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में लोगे तो वो सारी सारी वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। यानी उस टेबल को तुम कैसे बना सकते हो, अगर बुक में रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में वो दिया हुआ है तो सारी वैल्यू क्या होंगी, जो पॉजिटिव होंगी कुछ निगेटिव होंगी, बीच में हाइड्रोजन 0 होगा। अगर तुम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना चाहते हो तो तुम सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दो, जो निगेटिव उनको पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव उनको निगेटिव कर दो, बन जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही तक रखते हैं। एक दो क्वेश्चन पहले भाई ये बेस अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे आएगा, और बच्चे सबसे ज्यादा इन्हीं, ये जो अपन ने किया ना एक्सचेंज ऑफर, इसको इसमें एक्सचेंज किया, उसको इसमें एक्सचेंज किया, और देखा वैल्यू पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसे पहले क्लियर कर लो, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर है और किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा सबको क्लियर है। पहली बात तो तुम लेक्चर कब देखोगे, मुद्दा तो ये है। चलो भाई
जब भी मन करे देख लेना, और जब भी तुम्हें लगे, मतलब तुम जब भी जागो ना लाइफ के किसी भी एंड पे कि तुम्हें मूड बने कि भाई चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो तब तुम मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पार्ट मैं बनाता रहूंगा, लेकिन डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई देख लेना आप लोग अच्छे से और बता देना। जो आज देख रहे हैं, जिनको आज कंफ्यूजन आ रहा है, वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। ग्रुप पे आप अपने कोई भी डाउट से आप डाल दो कि ये हमें नहीं समझ में आया, पर्टिकुलर ये नहीं समझ में आया। और ग्रुप में अगर आपको शर्म वरम आती हो तो फिर वहां पे मेरे नंबर भी है, वहां से आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। चल बाय बाय, टेक केयर।